हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आर्य न्यूज़ चैनल। आज का जो वीडियो है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की सोलर से रिलेटेड, ग्रिड कनेक्टेड सोलर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं अब तक 2010 के बाद जितनी भी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग नेशनल सोलर मिशन का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, एक ओवरव्यू। जो नेशनल सोलर मिशन था बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द 8 मिशन जो कि नेशनल एक्शन प्लान एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। इसको पहले जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के नाम से जानते थे। ये जनवरी 2010 में लॉन्च किया गया था। जब ये लॉन्च किया गया था तो जो मिशन जो डॉक्यूमेंट था उसके हिसाब से इसके लिए 5 मेजर टारगेट रखे गए थे। इसमें 20,000 मेगावाट 2022 तक ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स 20,000 मेगावाट जो है 2022 तक अचीव करेंगे। 2,000 मेगावाट ऑफ ग्रिड सोलर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग सोलर लाइट्स 2022 तक अचीव करेंगे। 20 मिलियन स्क्वायर मीटर सोलर थर्मल कलेक्टर एरिया का टारगेट था। उसके बाद सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को डेवलप करना था इंडिया में, प्लस R&D को सपोर्ट करना था। तो ये मेजर 5 कंपोनेंट थे नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत। उसके बाद जून 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स का टारगेट था 20,000 मेगावाट का, उसको रिवाइज करके 1 लाख मेगावाट कर दिया 2022 तक। यहाँ पर हमने एक्चुअली लिखा होगा गीगावाट, तो 1 गीगावाट जो होता है वो 1,000 मेगावाट के बराबर होता है। जो 100 गीगावाट का टारगेट जब रिवाइज किया गया था तो उसमें 2 कंपोनेंट रखे गए थे। एक जो 40,000 मेगावाट का जो टारगेट था वो बेसिकली ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के थ्रू आना था, और जो 60,000 मेगावाट था वो मीडियम और लार्ज स्केल ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स थे, उसके थ्रू आना था। उसके बाद फर्दर क्या हुआ कि जो टारगेट बेसिकली 22 मतलब मार्च 2022 तक इसको अचीव करना था, 100 गीगावाट मीन्स 1 लाख मेगावाट। उस टारगेट का भी जो ड्यूरेशन था, टाइम था, मार्च 2022 से बढ़ा करके दिसंबर 2022 कर दिया गया है। अब यहाँ पर फेज वाइज टारगेट का मतलब क्या है, तो जब इनिशियली 2010 में जब लॉन्च किया गया था सोलर मिशन, तो उसमें 3 फेजेज रखे गए थे, फेज 1, फेज 2, फेज 3। जो फेज 1 का जो ड्यूरेशन था बेसिकली 2010 से लेकर के 2013 तक का था। फेज 2 का ड्यूरेशन 2013 से लेकर के 2017 तक था। फेज 3 का ड्यूरेशन 2017 से लेकर के 2022 तक का था। जो फेज 1 में टारगेट रखा गया था वो 1100 मेगावाट था, और फेज 2 में जो था वो 10,000 मेगावाट क्यूमुलेटिव टारगेट, मतलब इंक्लूडिंग 1100 मेगावाट 2017 तक अचीव करना था। और फेज 3 का जो टारगेट था वो 2022 मतलब 2017 से लेकर 2022 तक का पीरियड था, वो क्यूमुलेटिव टारगेट 2022 तक, मार्च 2022 तक 20,000 मेगावाट अचीव करना था। अगर इस पर्टिकुलर पीरियड की बात करें 2017 से 2022 तक का, तो 10,000 मेगावाट अचीव करना था हमें। ये फेज़ का मतलब इसलिए सिग्निफिकेंट है, तो आगे जितनी भी स्कीम लॉन्च हुई थी वो फेज़ वाइज और बैच वाइज लॉन्च हुआ था, इसलिए मैं आपको फेज़ बता रहा हूँ। हालांकि जब 1 लाख मेगावाट का टारगेट जब जून 2015 में रिवाइज किया गया था, तो उसमें जो फेज़ वाइज टारगेट था उसको चेंज करके ईयर वाइज टारगेट कर दिया गया था। ईयर वाइज टारगेट जो हमारा था 1 लाख मेगावाट का, वो क्या हो सकता है, ईयर में हम इतने ईयर वाइज हम टारगेट अचीव करेंगे। उसके बाद फर्दर अब ईयर वाइज टारगेट की भी बात नहीं होती है, अब बस ये बात होती है कि दिसंबर 2022 तक हम 1 लाख मेगावाट मीन्स 100 गीगावाट हम अचीव कर लेंगे। और थोड़ा सा हम अभी रिन्यूएबल एनर्जी का क्या स्टेटस है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, वो थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें को रिलेटेड हैं ये। और सोलर इज़ द आल्सो पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो अगर अभी आज की डेट में इंडिया की टारगेट की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट की बात करते हैं, तो 1,75,000 मेगावाट टारगेट है 2022 तक अचीव करने का, 175 गीगावाट। और 450 गीगावाट मतलब 4,50,000 मेगावाट 2030 तक अचीव करने का टारगेट है। अगर 175 गीगावाट का हम लोग बाइफर्केट करें तो 100 गीगावाट सोलर है, 60 गीगावाट विंड है, 10 गीगावाट बायो है, और 5 गीगावाट आपका स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट है। 450 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 2030 तक का, इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है। लेकिन अगर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का एनर्जी मिक्स की हम लोग रिपोर्ट देखते हैं 2030 तक का, तो जो 450 गीगावाट है इसको ऐसे बाइफर्केट किया गया है कि उसमें 280 गीगावाट सोलर से आ सकता है और 160 गीगावाट विंड से आ सकता है। और अभी इंडिया की जो प्रेजेंट जो पावर इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 388 गीगावाट है, और जिसमें कि 100 गीगावाट के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी है।
और ये जो डेटा है बेसिकली 100 गीगावाट या 388 गीगावाट, ये 30 सितंबर 2021 है, और ये जो डिफरेंस है ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की वेबसाइट से लिया हुआ है। अगर हम 100 गीगावाट को बाइफर्केट करते हैं तो सोलर जो है आपका 45.6 गीगावाट है, विंड 39.4 गीगावाट, बायोमास 10.5 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट 4.7 गीगावाट, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 25.94% बनता है। ये बेसिकली अभी जो हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं जिसमें स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट ही कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन 2019 में मार्च 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट से मतलब है कि जो 25 मेगावाट से जो बड़े प्लांट हैं उनको लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो जो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट जो है उनको भी रिन्यूएबल एनर्जी में कंसीडर कर लिया गया था। तो अब अगर हम लोग लार्ज हाइड्रो को भी इंक्लूड कर लें, जो कि अभी एज ऑन डेट जो इंडिया की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है लार्ज हाइड्रो की वो है 46.41 गीगावाट। तो अगर लार्ज हाइड्रो को हम इंक्लूड कर ले तो ये टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी है अगर लार्ज हाइड्रो को इंक्लूड करते हैं तो 147.09 गीगावाट के आसपास बन जाती है, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 37.9%। और ये जो लार्ज हाइड्रो के इंक्लूड करने का है इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंट रोल है। अभी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जो इंडिया का जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है बेसिकली, अगर पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं COP21 में, तो इंडिया ने जो अपना नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जो कमिट किया है बेसिकली वो ये है कि टू रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाई 33 to 35% बाई 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। ये है उसने बोला कि GDP जो इमिशन इंटेंसिटी है 2005 के लेवल पे जो था उससे 30 to 35% हम कम करेंगे। और जो उसके बाद जो नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट हैं वो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 40% हम टोटल जो पावर इंस्टॉल कैपेसिटी होगी 2030 में उसका 40% जो है नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी का ही कंपोनेंट होगा। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए लार्ज हाइड्रो को इंक्लूड करते जो अभी एज ऑन डेट अगर हम लोग बात करते हैं इंस्टॉल कैपेसिटी की तो 37.9% हो जाता है। तो ये जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन था कि लार्ज हाइड्रो को, क्योंकि अगर हम लोग इंटरनेशनली देखें अगर तो इंटरनेशनल में जो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट था उनको भी रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट माना जाता है, बट इंडिया में ये चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन के थ्रू लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट को भी कंसीडर कर लिया है। तो अगर हम लोग बात करें एज ऑन डेट तो इंडिया इज वेल ऑन द इट्स वे टू अचीव दिस टारगेट, जो हम बहुत इजीली लगता है कि अचीव कर लेंगे। अगर हम बात जो हमारा जो आज का जो टॉपिक है बेसिकली कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में है जो सोलर से रिलेटेड है, तो जब नेशनल सोलर मिशन लॉन्च किया गया था तो पहले 20 गीगावाट था, 20,000 मेगावाट, और उस समय भी अगर 20,000 मेगावाट की हम लोग बात करें तो उस समय के हिसाब से 20,000 मेगावाट बहुत ही बड़ा टारगेट था, क्योंकि सोलर था भी नहीं, सोलर उतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर रहा था पावर जनरेशन में, और जो इसकी टैरिफ भी बहुत ज़्यादा थी। उस समय टैरिफ 18 रुपये पर यूनिट के हिसाब से था, तो कोई भी डिस्कॉम इतना कॉस्टली पावर लेगा नहीं, अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर आएगा। तो उस समय जो था तो सोलर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी इनिशिएटिव्स ली थी, जैसे कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म के थ्रू बहुत सारे रेगुलेशंस लाए गए, उसके बाद बहुत सारे पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई सोलर पावर को प्रमोट करने के लिए। तो जो इनिशिएटिव लिए गए थे थोड़ा सा मैं बता दूं इसका, हालांकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक 2010 से लेकर के क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं सोलर को प्रमोट करने के लिए, उस पर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आप समझ सकते हैं कि बेसिकली जो स्कीम्स हैं ये सोलर पावर को प्रमोट करने के लिए जो स्कीम्स लाई जाती हैं और जो स्कीम्स लाई है उसके बारे में आज का डिस्कशन है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन मेनी पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाइक डिक्लेरेशन ऑफ RPO ट्रेजेक्ट्री, 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन ऑटोमेटिक रूप, स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं गवर्नमेंट ने बिडिंग करने के लिए, जो कि सारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मान्य है अगर कोई सोलर प्रोजेक्ट्स लगाना चाहता है बिडिंग के थ्रू। ISTS चार्जेस जो हैं वो वेवर है, मस्ट अर्न स्टेटस सोलर को मिला हुआ है। इसके अलावा ये तो बेसिकली पॉलिसी इनिशिएटिव्स था, इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं सोलर को प्रमोट करने के लिए, जिसमें कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और सब्सिडी दी जाती है।
वो अब स्कीम्स कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो सेंट्रल स्कीम्स हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फेज 1 में जो स्कीम्स लॉन्च की गई थी, उसके बाद फेज 1 के बाद जो स्कीम्स सारी लॉन्च की गई, हालांकि अब फेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन चूँकि 2010 से लेकर के 2013 में जो स्कीम्स लॉन्च की गई थी उसको फेजेज वाइज स्कीम का नाम दिया जाता था। तो जो फेज 1 में जो मेजर 4 स्कीम थी, हालांकि एक स्कीम जो है आपकी 2010 से पहले की भी है, फिर भी उसको नेशनल सोलर मिशन का पार्ट मान लिया गया है। तो जो 4 स्कीम्स हैं वो आपकी माइग्रेशन स्कीम, 1000 मेगावाट कैपेसिटी ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेड थ्रू NVVN अंडर NSM फेज 1, इसको बंडलिंग स्कीम फेज 1 के नाम से जानते हैं। थर्ड आपकी है डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम ऑन ग्रिड इंटरेक्टिव सोलर PV पावर जनरेशन, जिसको कि डेमो सोलर GBI के नाम से जानते हैं। जो फोर्थ स्कीम है रूफटॉप PV एंड स्मॉल सोलर पावर जनरेशन प्रोग्राम, RPSSGP के नाम से जानते हैं। अब जो चारों स्कीम्स हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, एक्चुअली है क्या चीज़ ये। तो अगर हम माइग्रेशन स्कीम्स की बात करते हैं, तो जो नेशनल सोलर मिशन लॉन्च किया गया था, तो अब उसमें सोलर मिशन लॉन्च करने का अब तो ये होगा कि उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स भी आने चाहिए। तो एक माइग्रेशन स्कीम लॉन्च की गई थी क्विक, जो उस समय सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो किसी स्टेट्स में लग रहे थे, तो उनको ऑप्शन दिया गया था कि आप सोलर मिशन में आप माइग्रेट कर जाइए, और जो आपको टैरिफ है उस समय जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने 2010-11 के लिए जो टैरिफ है, जो जेनरिक टैरिफ है, उसने नोटिफाई किया था। फर्स्ट जेनरिक टैरिफ उस समय नोटिफाई किया गया था सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि 17.91, जो कि 18 रुपीज़ के आसपास इक्विवेलेंट था सोलर फोटोवोल्टेइक के लिए, और सोलर थर्मल के लिए 15.39 पर यूनिट था। तो आप देख सकते हैं, विद अ व्यू टू फैसिलिटेट क्विक स्टार्टअप टू NSM and also speedier implementation of the then ongoing projects under advanced stages of implementation different stages. This scheme was introduced in the February 2010. आपका देखिए जनवरी 2010 में नेशनल सोलर मिशन लॉन्च किया गया था, फरवरी 2010 में माइग्रेशन स्कीम लॉन्च की गई थी टू अलाउ द माइग्रेशन ऑफ सच प्रोजेक्ट्स टू NSM। इसमें जो सोलर टोटल 84 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें कि 54 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टेइक का था और 30 मेगावाट सोलर थर्मल का था, अप्रूव्ड किए गए थे अंडर द लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट पावर बाई NVVN एट ए CERC नोटिफाइड टैरिफ ऑफ 2010-11 विजिबल 17.91 पर यूनिट फॉर सोलर फोटोवोल्टेइक और 15.39 पर यूनिट फॉर सोलर थर्मल। लेकिन जो 84 मेगावाट में केवल 48 मेगावाट की कैपेसिटी कमीशन हुई, 11 वो भी सोलर फोटोवोल्टेइक की। नेक्स्ट जो स्कीम लॉन्च की गई थी वो है 1000 मेगावाट बाई NVVN अंडर NSM फेज 1, बैच 1 और बैच 2। बेसिकली जो फेज 1 था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, बैच 1 और बैच 2। तो ये जो स्कीम है बेसिकली इसमें कोई अलग से फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं दिया गया था। इसमें एक बिडिंग डॉक्यूमेंट्स बनाया गया था जिसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने वेट किया था। उस बिडिंग डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग NVVN जो कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी उसने बिडिंग निकाली थी, टैरिफ बेस्ड बिडिंग हुई थी फर्स्ट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के थ्रू। उस बिडिंग में बकेट फिलिंग के जो भी लोवेस्ट टैरिफ जिसने कोट किया था उसको प्रोजेक्ट अवार्ड किया गया था। और इसमें क्या किया था कि जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के से इस पावर को बंडल्ड करके स्टेट्स को दिया गया, NVVN ने स्टेट के साथ साइन किया गया। जो बंडल्ड है बेसिकली जो थर्मल पावर का 1 मेगावाट और सोलर पावर का 1 मेगावाट बंडल करके, चूंकि सोलर पावर उस समय काफ़ी कॉस्टली थी, इसलिए ये हुआ कि विदाउट फाइनेंशियल इंसेंटिव इनको बंडल करके इसको डिस्कॉम को दिया जाए। इसमें दो बैचेस थे, बैच 1 और बैच 2। तो जो अगर हम लोग बात करते हैं सोलर पावर, इसीलिए इसको बंडलिंग स्कीम से नाम जानते हैं, और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी वो NVVN था जो कि NTPC का आर्म है ये। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स वेयर अलॉटेड थ्रू ए प्रोसेस ऑफ रिवर्स बिडिंग, बिड्स फॉर द सेम वेयर इन्वाइटेड इन 2 बैचेज। बैच 1 में 150 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टेइक और 470 मेगावाट सोलर थर्मल के लिए किया गया था अगस्त 2010 में, और बैच 2 में जो था 350 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टेइक के लिए किया गया था अगस्त 2011 में। आप देख सकते हैं अगस्त 2010 स्कीम जो सोलर मिशन लॉन्च किया गया था आपका जनवरी 2010 में, और अगस्त 2010 में NVVN ने बिडिंग निकाल दिया था बैच 1 के लिए, और उसके बाद अगस्त 2011 में एक साल बाद फिर बैच 2 के लिए 350 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टेइक के लिए बिडिंग निकाल दिया था। तो अगर हम बैच 1 की बात करते हैं तो बैच 1 में जो केवल कैपेसिटी इन्विसेज की गई थी सोलर फोटोवोल्टेइक के लिए केवल 5 मेगावाट तक किया गया था, और सोलर थर्मल के लिए 100 मेगावाट किया गया था।
जिसमें कि 28 नंबर सोलर फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट्स विद एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ 140 मेगावाट और 7 नंबर जो है था सोलर थर्मल प्रोजेक्ट्स विद एन एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ 470 मेगावाट अलॉट किया गया था बिडिंग के थ्रू। लेकिन फाइनली जो प्रोजेक्ट कमीशनड हुए इसमें जो था 140 मेगावाट ही केवल कमीशनड हुए और सोलर फोटोवोल्टेइक में और सोलर थर्मल में 200 मेगावाट कैपेसिटी कमीशनड हुए, जबकि जो अवार्ड किया गया था 470 मेगावाट कैपेसिटी अवार्ड किया गया था। अगर हम लोग बिडिंग की बात करें, जो टैरिफ की बात करें, तो जो टैरिफ निकल के आया था, टैरिफ 10 रुपीज़ 9.95 जो लोवेस्ट टैरिफ था से लेकर के 12.76 पर यूनिट तक निकल के आया था। तो आप देख सकते हैं जो बिडिंग के थ्रू टैरिफ काफ़ी कम आ गया था, जबकि CERC ने 2010-11 के लिए 17.9 पर यूनिट टैरिफ डिटरमिन किया था, लेकिन बिडिंग के थ्रू काफ़ी टैरिफ कम आ गया था 10.95 से लेकर के 12.76 तक। अगर उसका एवरेज करें तो 12.12 पर यूनिट था। सोलर थर्मल इससे भी कम था, उस समय 10.49 से लेकर के 12.24 पर यूनिट आया था। अगर एवरेज की बात करें तो 11.48 पर यूनिट था। अगर हम लोग बैच 2 की बात करें तो बैच 2 में जो सोलर फोटोवोल्टेइक के लिए जो कैपेसिटी थी, बैच 1 में आपका केवल 5 मेगावाट तक ही अलाउ था सोलर फोटोवोल्टेइक के लिए, बैच 2 में 5 से 20 मेगावाट केवल अलाउ था। तो 27 नंबर SPV प्रोजेक्ट्स विद एन एवरेज एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ 340 मेगावाट वेयर अलॉटेड एट ए टैरिफ रेंजिंग बिटवीन 7.49 से लेकर के 9.44 पर यूनिट। अब देखिए और भी कम आ गया आप, विद एन एवरेज ऑफ 8.77 पर यूनिट। आप देखिए एक साल के अंदर, जब अगस्त 2010 में बिडिंग की गई थी तो उस समय टैरिफ आया था आपका, एवरेज टैरिफ सोलर फोटोवोल्टेइक का 12.12 और एक साल के अंदर ही 8.77 पर यूनिट आ जाता था। काफ़ी ड्रास्टिकली कम हो रहा है ये। इसमें अगर बैच 2 में जो बात करते हैं तो 330 मेगावाट की कैपेसिटी कमीशन हुई 26 नंबर ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट्स। तो दैट इज द बंडलिंग स्कीम। इसमें सोलर पावर को थर्मल पावर के थ्रू बंडल करके NVVN ने डिस्कॉम को सेल किया है 1:1 रेशियो में मेगावाट टर्म्स में। अब नेक्स्ट आते हैं डेमो सोलर GBI। तो डेमो सोलर GBI बेसिकली सोलर मिशन के लॉन्च से पहले ही ये स्कीम आ गई थी। 2008-9 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए स्कीम लॉन्च की थी। इसमें इस वाले स्कीम में क्या किया जाता है कि जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव, जो पावर जनरेट होगा उस पर एक इंसेंटिव दिया जाता है डेवलपर को, और ये जो स्कीम है 10 साल के लिए थी बेसिकली। तो GBI इज बीइंग डिस्बर्स्ड डायरेक्टली टू प्रोजेक्ट डेवलपर थ्रू IREDA। जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA है। इसमें 25 मेगावाट टारगेट किया गया था, जबकि फाइनली केवल 19 मेगावाट ही प्रोजेक्ट्स लगा 2009-10 से लेकर के 2011-12 तक। और इसमें जो GBI दी जाती है डेवलपर को ₹12 पर यूनिट दी जाती है 10 साल के लिए। और अगर हम लोग कंसीडर करें तो हो सकता है कि अब ये जो स्कीम है बेसिकली ख़त्म भी हो गई है। 2010 में अगर लॉन्च की गई थी तो 2020 तक ही होगी, और जो बाद में प्रोजेक्ट्स कमीशन हुए तो 1 साल और चलेंगे। इसमें GBI वॉज फिक्स्ड बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ द स्टेट PPA रेट एंड नोटेशनल टैरिफ ऑफ ₹15 पर यूनिट, मैक्सिमम अप टू ₹12 पर यूनिट था इतना। नेक्स्ट जो आपका स्कीम है जो फेज 1 में था, ये रूफटॉप PV एंड स्मॉल सोलर पावर जनरेशन प्रोग्राम RPSSGB। बेसिकली ये भी GBI प्रोग्राम है। उसको डेमो सोलर GBI जो 2008-9 में लॉन्च किया गया था उसको डेमो सोलर GBI के नाम से बोलते हैं, और ये भी सोलर GBI के नाम से जानते हैं। तो मिनिस्ट्री जो नेशनल सोलर मिशन लॉन्च किया गया था तो उसी GBI के पैटर्न पे एक और स्कीम लॉन्च की गई थी जून 2010 में। आप देखिए सोलर मिशन जनवरी 2010 में आया था, जून 2010 में ये RPSSGP का प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ऑन द GBI पैटर्न। तो मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अ जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव प्रोग्राम ऑन 16 जून 2010 टू गिव ए थ्रस्ट टू रूफटॉप PV एंड सोलर अदर स्मॉल सोलर पावर प्लांट्स कनेक्टेड टू द ग्रिड अंडर फेज 1 ऑफ द NSM। इसकी भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी IREDA ही है। और इसमें जो GBI है, इसमें GBI जो जनरेशन बेस्ड, इसमें GBI जो है बेसिकली डिस्कॉम को दी जाती है, न कि डेवलपर को। डेमो सोलर GBI में डेवलपर को GBI दी गई थी, इस वाले केस में जो GBI है डिस्कॉम को दी जाती है। इसमें 100 मेगावाट कैपेसिटी एलोकेट किया गया था, लेकिन फाइनली जो था 91.8 मेगावाट ही प्रोजेक्ट इसमें लगा था 12 स्टेट्स में। और इसमें अगर GBI की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री प्रोवाइड फिक्स्ड GBI फ्रॉम 8.69 पर यूनिट टू लेकर के 12.24 पर यूनिट to the state utility at the rate equal to the difference of the CERC tariff of 2010-11। उस समय जो CERC ने टैरिफ डिटरमिन किया था 17.91 एंड द बेस रेट ऑफ 5.5 पर यूनिट।
इसका डिफरेंस है, प्लस एस्केलेशन भी है। इसलिए जो आपका जो जीबीआई है वो कम हो जाता है। और ये जीबीआई जो 25 साल के लिए, वो 10 साल के लिए है और ये 25 साल के लिए, जिसमें कि जो मिनिस्ट्री का जो बजट जो इसमें जाता है 180 करोड़ पर ईयर के हिसाब से जाता है 91 पॉइंट मेगावाट के लिए। अब हम बात करते हैं फेज़ 2 की। मैंने पहले बताया कि जब सोलर मिशन लॉन्च किया गया था तो 3 फेजेस थे। जो फेज़ 1 2013 तक का था, मार्च 13 तक का था। उसके बाद 2013 से लेकर के 17 तक फेज़ 2 था। उसके बाद फेज़ 3 था। जब 100 गीगावाट का टारगेट जब 2015 में रिवाइज़ किया गया था तो फेजेज वाइज कॉन्सेप्ट हट गए थे, फिर ईयर वाइज टारगेट हो गए थे। चूँकि अब फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 आ गया था, तो इसलिए हम लोग फेज़ 2 ही स्कीम्स बोलते हैं। तो इस फेज़ 2 में बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई थी, और क्योंकि उस समय टारगेट भी रिवाइज कर दिया गया था 2015 में, इसलिए उस टारगेट को अचीव करने के लिए मिनिस्ट्री ने बहुत ही प्रमोशनल स्कीम्स लॉन्च किया गया था। तो अब देखते हैं उसमें कौन कौन सी है। जो इसमें फर्स्ट है, और ये मैं आपको बता दूँ, जितनी सारी स्कीम्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE की वेबसाइट से लिया हुआ है, या MNRE की एनुअल रिपोर्ट्स हैं, पिछले 4, 5, 6 साल की जितनी सारी एनुअल रिपोर्ट्स हैं उससे मैंने ये रेफरेंस लिया है। तो सारी स्कीम्स जो सोलर से रिलेटेड, ग्रिड कनेक्टेड सोलर से रिलेटेड जितनी भी सारी स्कीम्स हैं इस स्लाइड में हमने कवर करने की कोशिश की है। और अगर हम लोग सोलर में बात करते हैं तो ग्रिड कनेक्टेड सोलर होता है और ऑफ ग्रिड सोलर होता है। तो ऑफ ग्रिड सोलर के लिए किस अलग से स्कीम्स है, तो ऑफ ग्रिड सोलर से रिलेटेड जितनी सारी स्कीम्स है उसको मैंने अभी इसमें कवर नहीं किया है। अभी मैं केवल ग्रिड कनेक्टेड सोलर से रिलेटेड जितनी सारी स्कीम्स हैं 2010 से लेकर के 2000 एज ऑन डेट जितनी सारी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं उन्हीं स्कीम्स को कवर किया गया है। तो फेज़ 2 की बात अगर करते हैं, जो भी सोलर स्कीम्स निकली सेंट्रल स्कीम्स, तो फेज़ 2 में कौन कौन से हैं। जो फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, जिसको कि हम सोलर पार्क स्कीम से नाम से जानते हैं। ये दिसंबर 2014 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसमें कि 20,000 मेगावाट का टारगेट था। ये बेसिकली सोलर प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें कि सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर को प्लग एंड प्ले मॉडल में प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए फैसिलिटेट किया जाता है। और 2000 जब इनिशियली जब स्कीम लॉन्च किया गया था तो 20,000 मेगावाट का टारगेट था। 2017 में इस स्कीम को रिवाइज करके 20,000 मेगावाट से टारगेट को रिवाइज करके 40,000 मेगावाट कर दिया गया है। तो आज की डेट में जो सोलर पार्क स्कीम का जो टारगेट कैपेसिटी है वो है 40,000 मेगावाट, 40,000 मेगावाट। और इसमें गवर्नमेंट जो है सोलर पार्क डेवलप करने के लिए 20 लाख पर मेगावाट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। जो नेक्स्ट है, स्कीम फॉर सेटिंग अप ओवर 300 मेगावाट सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट्स बाय डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट विद वाइबिलिटी गैप फंडिंग अंडर फेज 2-3 ऑफ द नेशनल सोलर मिशन, जिसको कि हम लोग 300 मेगावाट डिफेंस स्कीम के नाम से जानते हैं। और इसके पीछे, इस स्कीम को लॉन्च करने के पीछे गवर्नमेंट का ये पर्पज़, ये एम था कि डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट के पास ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी स्कीम्स जो है, बहुत सारी आइडल लैंड्स पड़ी हुई है, और डिफेंस का अपना खुद का भी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए ये स्कीम पर्टिकुलर लॉन्च की गई थी, जिसमें कि डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट अगर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाता है तो उसको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। जो थर्ड है आपका 3000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट्स अंडर NSM फेज 2 बैच 2 स्टेट स्पेसिफिक बंडलिंग स्कीम, जिसको कि 3000 मेगावाट बंडलिंग स्कीम के नाम से आते हैं। मैंने जस्ट आपको पहले ही बताया था कि जो फेज 1 में जो लॉन्च किया गया था वो भी बंडलिंग स्कीम थी, और ये भी सेम उसी पैटर्न पर ये भी बंडलिंग स्कीम है, 3000 मेगावाट बंडलिंग स्कीम। उस वाले जो फेज 1 में जो बंडलिंग स्कीम थी उसमें जो सोलर पावर और थर्मल पावर 1:1 रेशियो में बंडल किया जाता था, क्योंकि वो सोलर पावर इसमें बहुत ही कॉस्टली था। इस वाले केस में जो अगर 3000 मेगावाट बंडलिंग तो इसमें 2:1, क्योंकि सोलर पावर थोड़ा सा इसमें रेट कम आ गए थे, इसलिए 2:1 रेशियो में इसको बंडल किया जाता था। इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी वो NTPC थी, और इसमें सिंपल कुछ नहीं था। इसमें जो NTPC था ये बिडिंग्स निकालता था, और टेरी बेस्ड बिडिंग होती थी, और उसके थ्रू सेलेक्ट किया जाता था, और बिडिंग के बाद जो डेवलपर थे उसे PPA साइन किया जाता था। फिर इसके NTPC फर्दर इस पावर को थर्मल पावर के थ्रू बंडल करके डिस्कॉम के साथ PSA साइन करता था।
नेक्स्ट है पायलट कम डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ 100 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी पावर प्लांट्स ऑन कैनाल बैंक्स एंड कैनाल टॉप्स, जिसको कि 100 मेगावाट कैनाल स्कीम के नाम से भी जानते हैं, और ये भी काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम रहा है ये। नेक्स्ट स्कीम है 5, स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ 1000 मेगावाट ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट्स बाय CPSUs एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस विद वायबिलिटी गैप फंडिंग अंडर फेज 2 ऑफ NSM, जिसको कि 1000 मेगावाट CPSU स्कीम फेज 1 के नाम से जानते हैं। और इसमें सेंट्रल पब्लिक सेक्टर को सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। और इस स्कीम की खासियत ये है कि इसमें DCR डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। इसका मतलब ये कि जो सोलर पैनल आएंगे, सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स, वो मेड इन इंडिया होना चाहिए। और इस स्कीम के पीछे पर्पज़ ये था कि डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको प्रमोट किया जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो आपका डिफेंस स्कीम है, 300 मेगावाट डिफेंस स्कीम है, इस स्कीम में भी DCR मैंडेटरी है, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। इसमें भी जो है सोलर सेल और मॉड्यूल जो होना चाहिए, इट शुड बी मेड इन इंडिया। तो बेसिकली जो डिफेंस स्कीम और जो CPSU स्कीम फेज 1 है, ये डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। उसके बाद है नेक्स्ट स्कीम वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम, VGF स्कीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है और इसके थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगे और टैरिफ भी काफ़ी इससे कम आया। जो VGF स्कीम है, बेसिकली इसमें 3 स्कीम है। 750 मेगावाट VGF स्कीम, जो कि 2013 में ही ये स्कीम आ गई थी, जिसको कि फेज 1 बैच 1 के नाम से जानते हैं। अब देखिए आप, जब फेज 1 आया था, सॉरी फेज 2 बैच 1, जब फेज 1 था 2013 तक था, 2013 से 17 तक फेज 2 था। तो फेज 2 में भी जो स्कीम लॉन्च की गई थी, उनको फेज 2 और बैचेज उसमें डिवाइड कर दिया गए थे। तो जो फेज 2 में जो फर्स्ट स्कीम आई थी, वो 750 मेगावाट VGF स्कीम थी, जिसको कि फेज 1 बैच 1 के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो सेकेंड स्कीम है, वो 3000 मेगावाट बंडलिंग स्कीम, जिसको कि फेज 2 बैच 2 के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्कीम है आपकी 2000 मेगावाट VGF स्कीम, जिसको कि फेज 2 बैच 3, और 5000 मेगावाट VGF स्कीम, जिसको कि फेज 2 बैच 4। बेसिकली बैच 4 तक ही स्कीम्स आई थी, और मतलब नॉमनक्लेचर दिया गया था बैच 4 तक। उसके बाद कोई भी नॉमनक्लेचर नहीं दिया गया। उसके पीछे रीजन ये है कि जब टारगेट रिवाइज किया गया था, तो बैचेस से कॉन्सेप्ट हट गया था, फेजेस से कॉन्सेप्ट हट गया था, फिर ईयर वाइज टारगेट आ गया था। तो जो वायबिलिटी का फंडिंग है, 750 मेगावाट VGF स्कीम, 2000 मेगावाट VGF स्कीम और 5000 मेगावाट VGF स्कीम। मैं आपको यहाँ पे ये भी अपडेट कर दूं कि जितनी सारी स्कीम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये जस्ट मैं आपको अभी एक समरी दे रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इन सारी स्कीम्स पर इंडिविजुअल मैं एक वीडियो बनाऊँगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब्स पर वीडियो सर्च किए, कहीं भी डिटेल्ड मिनिस्ट्री की कोई भी प्रॉपर स्कीम्स के बारे में जिक्र नहीं है और नहीं बताया गया। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस पर एक प्रॉपर एक सीरीज बनाई जाए, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो स्कीम्स है, जारी स्कीम्स है, सोलर स्कीम्स है, उसके बारे में डिस्कस किया जाए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम्स की। 7 नंबर पर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग CPSU स्कीम फेज 2 फॉर सेटिंग अप 12,000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्रोजेक्ट्स बाय गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स विद VGF सपोर्ट, जिसको कि हम लोग 12 गीगावाट CPSU स्कीम फेज 2, जिसको कि 12,000 मेगावाट CPSU स्कीम फेज 2 के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी सेम वही कंडीशन है, DCR मैंडेटरी है इस स्कीम में, जिसमें कि सोलर सेल और मॉड्यूल जो होना चाहिए, इट शुड बी मेड इन इंडिया। और जो इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो केवल गवर्नमेंट एंटिटी ही, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की एंटिटी ही केवल इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और इसमें प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए VGF सपोर्ट दिया जाता है। और जो फाइनली जो पावर परचेस करेगा, वो भी कोई गवर्नमेंट एंटिटी होनी चाहिए। और ये स्कीम इसलिए लाई गई थी कि डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाए थ्रू WTO कंप्लायंस। नेक्स्ट है ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज 1। बेसिकली रूफटॉप की स्कीम है ग्रिड कनेक्टेड की, जिसमें फेज 1 था। और उसके बाद एक दूसरी स्कीम भी रूफटॉप में लॉन्च की गई थी, जो कि ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज 2 के नाम से जानते हैं, RTS फेज 2 के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम है 10 नंबर पर, 10th नंबर पर, ये अभी MNRE सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है, जिसमें कि किसानों को, फार्मर्स को और उनके एसोसिएशंस को प्रमोट करने के लिए स्कीम लाई गई हैं, जो कि हम PM कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के नाम से जानते हैं।
और इसका जो अगर हम लोग सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट कंपोनेंट की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा है, 35,000 करोड़ के आसपास है। और जो टारगेटेड कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है, 30,000 मेगावाट। इसमें 3 कंपोनेंट है बेसिकली, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। जो कंपोनेंट ए है बेसिकली 10,000 मेगावाट डिसेंट्रलाइज सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें कि 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक का प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। जो कंपोनेंट बी है, जो इरिगेशन पंप है, जो डीजी के थ्रू चलते हैं, जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, उनको सोलाइज करने का इसमें टारगेट रखा गया है। और जो कंपोनेंट सी है, जो ग्रिड कनेक्टेड जो सोलर पंप है उसको सोलाइज करने का टारगेट रखा गया है, जो उसमें जो पावर है वो सोलर के थ्रू मिले। तो 3 मेजर कंपोनेंट है इसमें। जो नेक्स्ट है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, जो को जीईसी के नाम से जानते हैं। बेसिकली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में 2 स्कीम है, एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर इंप्लीमेंट कर रही है और एक मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंप्लीमेंट कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इंप्लीमेंट कर रही है वो है इंटर स्टेट जीईसी, और जो एमएनआरई, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एमएनआरई इंप्लीमेंट कर रही है वो इंट्रा स्टेट है। तो बेसिकली ट्रांसमिशन नेटवर्क को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। और इसमें जो इंट्रा स्टेट है, इसमें करीब 6 या 7 स्टेट्स को एलोकेट किया गया है इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए। एमएनआरई जो है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है अप टू 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। जो आपका नेक्स्ट स्कीम है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल, जो कि पीएलआई स्कीम फॉर सोलर मॉड्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये अभी रिसेंटली अभी लॉन्च की गई है मई 2021 में ही। और ये आत्मनिर्भर जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंतर्गत ही पीएलआई स्कीम्स हैं, ये लॉन्च की गई है। और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इरेडा है। अगर हम इस स्कीम की बात करें तो ये बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम रहा, क्योंकि इसमें बिडिंग्स टेंडर्स भी निकल गया है और इसमें टेंडर्स में रिस्पांस भी बहुत ही अच्छा आया हुआ है सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए। अब हम कुछ स्पेशल स्कीम्स में के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये स्पेशल स्कीम्स जैसे अभी जो बात कर रहे थे उनकी तरह बड़ी स्कीम्स नहीं है, ये पर्टिकुलर स्टेट या प्रोजेक्ट वाइज स्पेसिफिक स्कीम्स हैं, स्पेशल स्कीम्स। जैसे कि 13 नंबर पर ग्रीनिंग ऑफ आइलैंड्स, जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हैं। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो पावर रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम डीजल जनरेटर के थ्रू फुलफिल की जाती है। अगर लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करें डिमांड की तो 10 मेगावाट के आसपास है, जो कि डीजी के थ्रू है। और अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो 50 मेगावाट के आसपास वहाँ पर डिमांड है, वो भी मैक्सिमम डीजी और स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट और कुछ सोलर प्लांट है उनके थ्रू फुलफिल होते हैं। उनको ग्रीनिंग ऑफ आइलैंड से मतलब ये है कि वहाँ पर जो पावर डिमांड है इट शुड बी मेड थ्रू सोलर प्रोजेक्ट्स विद स्टोरेज। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 40% प्रोजेक्ट लगाने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती है। जो नेक्स्ट है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स अप 20 मेगावाट एसी, 50 मेगावाट पीक विद 50 मेगावाट और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एट ले एंड 1 मेगावाट सोलर विंड हाइब्रिड प्लांट एट न्योमा अंडर पीएमडीपी। पीएमडीपी का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज। तो इस प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के थ्रू ये जो 20 मेगावाट एसी और 50 मेगावाट पीक जो है ये सोलर कैपेसिटी विद बैटरी स्टोरेज, अगर हम बैटरी स्टोरेज की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। उसके थ्रू ये लेह लद्दाख में ये प्रोजेक्ट्स लगाया जा रहा है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेकी के थ्रू। जो वो पर्टिकुलर ये स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी सेकी है और इस प्रोजेक्ट्स को ओन भी सेकी कर रहा है। प्रोजेक्ट को वायबल बनाने के लिए, क्योंकि इसमें जो टैरिफ है 2 रुपये पर यूनिट जो है काफ़ी कम टैरिफ है, क्योंकि बैटरी एनर्जी स्टोरेज की कॉस्ट भी ज़्यादा है और वहाँ पर लद्दाख में प्रोजेक्ट लगाने का चूँकि छोटा प्रोजेक्ट है तो उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा है। तो इन सब कंसीडर करते हुए टैरिफ को वायबल बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसमें सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है सेकी को। जो नेक्स्ट 15 नंबर पे 15 नंबर पे और 16 नंबर पे बेसिकली स्कीम फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस ऑफ ग्रिड एप्लीकेशन फॉर 100% सोलराइजेशन ऑफ कोनार्क सन टेम्पल एंड कोनार्क टाउन और सोलराइजेशन ऑफ सन टेम्पल टाउन ऑफ मोधेरा इन मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात। जो 15 और 16 जो नंबर है ये बेसिकली कोनार्क और मोधेरा जो वहाँ पर सन मंदिर है, सन टेम्पल है, तो उसको 100% सोलराइजेशन करने का टारगेट रखा गया है। और न कि केवल मंदिर टेम्पल, जो सिटी है बेसिकली मेहसाना जो मोधेरा डिस्ट्रिक्ट और जो कोनार्क डिस्ट्रिक्ट है, जो कोनार्क सिटी है बेसिकली, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट तो पूरा नहीं, जो मोधेरा जो टाउन है और जो कोनार्क टाउन है पूरे टाउन को सोलराइज करने का मतलब जो इनकी जो टोटल पावर रिक्वायरमेंट है
ये इट शुड बी मेड थ्रू सोलर एनर्जी। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 स्कीम, जो छोटी छोटी स्कीम्स हैं, ये लॉन्च किए हैं। और इसमें ये प्रोजेक्ट्स भी अभी लग रहे हैं। ये अगर हम लोग 50 नंबर की बात करें, सोलाइजेशन ऑफ 100% सोलाइजेशन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल एंड कोणार्क टाउन, इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। और अगर हम लोग मोढेरा की बात करते हैं तो इसमें जो टोटल कॉस्ट का 50% सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है और 50% गवर्नमेंट ऑफ गुजरात दे रही है। तो होप दोस्तों, ये अभी तक ग्रिड से रिलेटेड सोलर, जो ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी सारी स्कीम्स हैं 2010 से लेकर के अभी तक, वो सारी स्कीम्स का ये समरी है। और हर स्कीम्स पर, जो फेज़ 2 में जितनी सारी स्कीम्स हैं, हर स्कीम्स पर मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, सो दैट कि उसके बारे में डिटेल डिस्कस कर सकें। और मैं आशा करता हूं, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।